देखो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का रोल क्या है, वर्क आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसमें पीवी वर्क का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था। वर्क का साइन कन्वेंशन आपको बताया गया था कि कब वर्क पॉजिटिव लेना है और कब वर्क नेगेटिव लेना है। आज हम लोग उसी वर्क में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। जो पीवी वर्क का डेरिवेशन लास्ट ईयर किए थे उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ऐड करेंगे। आज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में जो किया गया वर्क है उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे। और डेरिवेशन तौर पे अगर जाओगे तो फिजिक्स में एडियाबेटिक प्रोसेस में जो किया गया वर्क होता है उसका भी एक डेरिवेशन है, लेकिन केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं, हम आपको फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। और एक चीज, ग्राफ के मदद से आप कैसे वर्क का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बोलो, अगर टाइम बचा तो दूसरे सेक्शन में भी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात करूं वो वर्क से रिलेटेड डिस्कशन है, ठीक है। हम एक बार फिर से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग है ना अपना फेस्टिवल का हॉलीडे मना के आ रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा रिवीजन है, सबको ध्यान से देखिए, ज्यादा नहीं 2 मिनट। देखिए भाई वर्क, ठीक है, जो आप फिजिक्स में वर्क पढ़े हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड होता है, लेकिन केमिस्ट्री में जो वर्क होता है उसका मेन डिस्कशन आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब पे लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हम लोग के पास फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम का बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर dW इज इक्वल्स टू माइनस माइनस pdV। अब यहीं पे पहला कैलकुलेशन लास्ट ईयर किया जा चुका है पीवी वर्क, जिसमें वर्क का डिस्कशन आया था माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये रहा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा और आपको हम कुछ चीजें है ना ऐड करते हैं। जो आप डेल बी लिख रहे हैं ना, जो आप डेल बी लिख रहे हैं, क्या हम लोग इसी वर्क को ऐसे लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल, डेल बी का मतलब क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं nRT बाई P फाइनल। हाँ, पहले V फाइनल माइनस V इनिशियल कर लो ताकि चीजें क्लियर रहे। ये एक्सटर्नल प्रेशर है और V फाइनल की जगह पे nRT बाई प्रेशर फाइनल और nRT बाई प्रेशर इनिशियल। दिस इज वर्क। वर्क के इस इक्वेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट इस बात को लेके हो जाता है कि सर यहाँ पे 3 प्रेशर है, कौन प्रेशर किसका है। अब हम आपसे कुछ पूछ रहे, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे आप है ना किसी गुब्बारे के अंदर गैस भर रहे हैं, बाहर का प्रेशर 1 atm। अब तुम जब उसमें एक बार फूंक मारा तो अंदर का प्रेशर सडनली हो गया 4 atm। अचानक से गैस गया अंदर, सडनली अंदर का प्रेशर हो गया 4 atm। तो 4 atm प्रेशर हो गया तो ये गुब्बारा तब तक फूलेगा खुद से जब तक कि अंदर 1 atm और बाहर भी 1 atm ना हो। बात समझा? खुद से। तो अगर आप थोड़ी देर तक वेट करेंगे तो फाइनल प्रेशर उसका 1 atm होगा। इनिशियल प्रेशर 4 atm, फाइनल प्रेशर 1 atm, एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm। लेकिन कोई बोले नहीं वहां तक नहीं, 4 atm से प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा ना, तो 3 atm होते होते वर्क बता। तो उस समय तुम्हारा इनिशियल प्रेशर 4 atm, फाइनल प्रेशर 3 atm, लेकिन बाहर वाला प्रेशर 1 atm। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो वैसे केस में आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करना पड़ता है। अच्छा आप सोचो, जब अंदर का प्रेशर 4 atm है, बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो इसको तुम रिवर्सिबल कैटेगरी में वर्क रखोगे कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। तो whenever there is some discussion कि भाई irreversible वर्क निकालो, आप इसको यूज कर सकते हो, irreversible वर्क। कारण है कि प्रेशर का डिफरेंस है, तेजी से फैलेगा, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो देन प्रोसेस इज सेड टू बी irreversible। क्या तुमको समझ में आ रहा है? इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जैसे एक मान लो सिलेंडर में गैस है, हम ऊपर से गैस के चारों तरफ है ना 4 atm का प्रेशर है, हम सडनली आए ऊपर से उसको आया ना, ऊपर से उसको 10 atm का फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर, तो 10 atm से कंप्रेस हो रहा है, तो भाई कंप्रेस हो रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो 12 atm होगा, उसके बाद 15 atm होगा, कुछ भी होगा। तो मेरा इनिशियल प्रेशर 10 atm, फाइनल प्रेशर हो सकता है 12 या 15 atm, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया रहेगा उस हिसाब से लिख।
तो ये है हमारा इरिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका। अब आइए आइसोथर्मल वर्क निकालें। थर्ड, आइसोथर्मल वर्क। आइसोथर्मल वर्क देखो, हमारे पास है Pv इज इक्वल्स टू nRT। जहां भी आपका प्रेशर है, क्या आप nRT बाय v लिख सकते हैं? हम लोग क्लास 10 पढ़ चुके हैं कि स्मॉल वर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P डॉट dv। तो dw विल बी इक्वल्स टू माइनस nRT बाय v डॉट dv। सो अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो इसी स्मॉल वर्क को आप इंटीग्रेट करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन होगा nRT बाय v डॉट dv का। कांस्टेंट्स को बाहर निकालो। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है बिकॉज़ आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो n, r और t ये तीनों कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कर रहे हो 1 by v डॉट dv का किसी इनिशियल वॉल्यूम से किसी फाइनल वॉल्यूम तक। अब तुम हमको बस एक लाइन बता दो 1 by v का इंटीग्रेशन। सर log v। वेरी गुड, log v या ln v कहते हैं, नेचुरल बेस होता है e, ln v। तो आप इसको लिख सकते हैं दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस nRT ln v इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस nRT, एक बार पुट किए अपर लिमिट माइनस दूसरी बार पुट किए लोअर लिमिट। आप लोग लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, log a माइनस log b किसके बराबर? वेरी गुड, log a by b, then work will be equals to minus nRT log a by b। लेकिन देखो ln के टर्म में आप कभी भी अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा आप log के टर्म में करते हैं। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस ऑफ 2.303 nRT log अब लिखा हुआ है v फाइनल बाय v इनिशियल। जब कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आप वर्क कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे, माइनस 2.303 nRT log v फाइनल बाय v इनिशियल। जैसे हम तुमको ये कह दें कि देखो एक गैस है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सी पे मेंटेन है, उसका इनिशियल वॉल्यूम था 4 लीटर। अभी वो 4 लीटर से एक्सपेंड होके 6 लीटर हो गया वॉल्यूम, लेकिन उसका टेम्परेचर वही 27 डिग्री सी मेंटेन है। अगर उसके अंदर उस सैंपल में 10 ग्राम हीलियम मौजूद था तो बताओ कितना वर्क हुआ? तो 10 ग्राम हीलियम इज सफिशिएंट टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। 27 डिग्री सी मतलब 300 केल्विन। लॉग v फाइनल 6 लीटर, v इनिशियल 4 लीटर, r का वैल्यू कितना? 8.31 का वर्क का यूनिट आएगा जूल। बात समझ गए? सॉल्व कर दीजिए जो आए वही आंसर। वर्क निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? याद रखना, शुरुआत का वॉल्यूम 4 लीटर था, बाद का वॉल्यूम 6 लीटर था। वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, तो आप देखिएगा माइनस साइन बच जाएगा। समझ में आया? तो ये वर्क। इसी का रिवर्स भी होता है, कभी कभी है ना प्रेशर का डाटा देता है। क्या आपको याद है बॉयल्स लॉ? अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपको याद है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली। तो आप इस वर्क का एक और फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2.303 nRT log, जैसे वहां v फाइनल बाय v इनिशियल था ना, प्रेशर के टर्म में इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पर नोट करो फटाफट। लिखो, थोड़ा क्वेश्चन लिखो, इसके नीचे क्वेश्चन लिखो। देखिए 20 ग्राम हीलियम, 20 ग्राम हीलियम इज प्रेजेंट at 27 degree C. First off, if this gas expands against
4 atm pressure against 4 atm pressure from 10 atm to 6 atm gas pressure, 10 atm to 6 atm gas pressure, then find work, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड में लिखो 30 ग्राम of neon gas is present at 127 degrees centigrade. 127 degrees centigrade. Full stop. If this gas expands from 8 atm to 6 atm, 8 atm to 6 atm, then find work done. अब आपका ये काम है इन दोनों को देखिए सॉल्व कीजिएगा आराम से करना, ठीक है। अभी हमको आप एक प्लान बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए आप क्या यूज करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, जल्दी कीजिए। बताइए, बोर्ड पे ही लिखा हुआ दो चीज है, आराम से सोच के बताइए कि फर्स्ट केस में क्या यूज होगा, सेकंड केस में क्या। फर्स्ट केस में आप इस तरीके से जाएंगे, अगेंस्ट 4 atm, फाइनल प्रेशर 6 और इनिशियल प्रेशर कितना 10। आप इसमें R का वैल्यू क्या लेंगे, गलत हो जाएगा, नहीं आप ठीक है। अगर आप 8.31 लेंगे तो वर्क आएगा जूल, ठीक है। उस समय ये एटीएम और ये एटीएम सब कट जाएगा। वेरी गुड। सेकंड केस में क्या यूज होना है, तो सेकंड केस में इसको यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि किस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में काम करना है, तो ये सीधा बोल दिया है प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आप ऐसे, ठीक है। यहाँ बोल दिया था कि हाँ भाई देखो बाहर का प्रेशर कितना 480 है और ना, और अंदर वाला एक बार 10 था, उसके बाद काम फैलेगा तो 6 होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको इस मेथड से जाना है, वहां रिवर्सिबल। क्लियर? दोनों आइसोथर्मल है, दोनों में टेंपरेचर कैसा है, कांस्टेंट। दिस इज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड दिस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। दिस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आप चाहो तो इसको मेंशन कर लो, ये आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, and this is isothermal irreversible, ठीक है। चलो नोट करना हो गया समीकरण। आगे देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में आप वर्क कैसे निकालते हैं। देखिए डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। डेरिवेशन फिजिक्स का पोर्शन है। एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का इक्वेशन होता है NR बाई गामा माइनस 1 टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल, ठीक है। NR बाई गामा माइनस 1 टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल, और यहाँ लगता है एक माइनस साइन, तो साइन कन्वेंशन को मैनेज करने के लिए इसमें आपको परेशान करने वाला केवल एक सिंबल है, दैट इज गामा। गामा क्या होता है, वो एटॉमिसिटी ऑफ गैस के हिसाब से होता है। एटॉमिसिटी आप जानते हो, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, नहीं फॉर एनी मोनो एटॉमिक गैस, for any
नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, सब नोबल गैस। इसका गामा का वैल्यू होता है 5/3। कितना होता है? 5/3। अगर आपके पास कोई डायटोमिक गैस है, बोलो जी डायटोमिक गैस का एग्जांपल, H2O2 N2 Cl2, समझ गया? हाँ, तो इसका गामा का वैल्यू होता है 7/5। 7/5। अगला हम लोग के पास ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में भी दो चीज होता है, ट्राइएटॉमिक लीनियर होता है, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर होता है। ठीक है, आप ऐसे अगर ट्राइएटॉमिक अगर हम लोग के पास लीनियर है तो गामा का वैल्यू होता है एक्चुअली 4/3। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, इस तरीके से चलता है गामा का वैल्यू। अब आपको क्या होगा, आपको गैस का नाम बता देगा केवल। जैसे अभी आप दो न्यूमेरिकल पकड़े, एक न्यूमेरिकल में हीलियम था और अगले न्यूमेरिकल में नियॉन था, तो दोनों में अगर मान लो इस क्वेश्चन में मेंशन रहता तो दोनों का गामा कितना लेते? 5/3। समझ गए? अभी मान लो एक न्यूमेरिकल है हीलियम है, अगला न्यूमेरिकल में ऑक्सीजन बोल दिया है, तो जहां ऑक्सीजन बोला वहां ऑक्सीजन वाला लेना है, जहां हीलियम बोला वहां हीलियम वाला लेना है। तो गामा इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये एक्चुअली होता है Cp/Cv। Cp क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये सब आप है ना फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल। अगर हमको इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग निकले, थोड़ा लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम केमिस्ट्री में भी आपको एक थोड़ा सा चीज ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये सब तो देखो, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आप वर्क कैसे निकालते? इसके बाद एक लास्ट ग्राफ से वर्क कैसे निकालते? वर्क बाय यूजिंग पीवी ग्राफ। देखिए, इस पीवी वर्क में भी अगर आप ग्राफ का यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, और एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या? मतलब ये भाई कि देख, स्टार्ट होगा कहीं एक जगह से और खत्म होगा कहीं अलग, ए से चले बी, ये नॉन साइक्लिक। सर साइक्लिक फिर क्या है? साइक्लिक ये है कि जहां से चले हो घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा। यहां से चले यहां गए फिर यहां से वापस आ गए, इसको साइक्लिक कहते हैं आप। करेक्ट है? ग्राफ जब रहे, पीवी डायग्राम जब रहे, तो वहां से वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो ऑलवेज रिमेंबर एरिया अंडर पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सेस इज इक्वल्स टू वर्क। मतलब समझो कि पीवी का जो कर्व है और वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लोज होगा ना, यही वर्क है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, वहां कुछ ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, कुछ भी होगा, उसके हिसाब से निकाल लेना। साइक्लिक प्रोसेस में क्या है? तो वर्क इज इक्वल्स टू एरिया इंक्लोज्ड, एरिया इंक्लोज्ड बाय साइकिल। जो आपका साइकिल है वो एरिया अंदर में कुछ क्लोज किया ना, तो ये अंदर का जो एरिया आप निकालोगे वो होगा आपका वर्क। क्लियर है? दोनों में देख रहा है। नॉन साइक्लिक में क्या है? पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया बंद होगा उसको लेना है वर्क के लिए, और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो अंदर में जो एरिया है उसको लेना है वर्क के लिए। अब सर प्रॉब्लम, अभी तक तो सर हम लोग समझ जाते थे कि कब वर्क प्लस लेना है कब वर्क माइनस। एरिया से कैसे समझेंगे प्लस लेना है या माइनस? ठीक है, इस केस में चीजें आसान, थोड़ा इस केस में डिफिकल्ट है लेकिन यहां से, जैसे यहां तुम एरो को देखो और इस फिगर में एरो को देखो, अच्छा दोनों एरो में तुमको कुछ दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम किस केस में बढ़ रहा है, वॉल्यूम किस केस में घट रहा है? फर्स्ट वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है?
डायरेक्शन से तुमको पता चल गया कि यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, बोलो सही है, और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या इतना समझ के तुम साइन नहीं पुट कर सकता है? एक्सपेंशन वाले में वर्क कैसा? माइनस। एक्सपेंशन वाले में जब हम एरिया तो निकाल लेंगे सर, लेकिन जब हम यहाँ पे वर्क का साइन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? नेगेटिव। और कंप्रेशन वाले में वर्क कैसा? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड एरिया से निकाल। तो सर इस केस में जब आप साइकिल बनाएंगे तो साइकिल दो ही तरीके से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहां से हम लोग साइन निकालते हैं, मतलब अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो निगेटिव वर्क, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क। समझ में आया? कोई डाउट है? लग रहा है सही में? ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। नहीं, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे प्रेशर है एटीएम में और वॉल्यूम है लीटर में। बोलेगा देखो भाई ये एक प्रोसेस है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 12 है। बताओ कितना वर्क? बोलो, देख के बोलो आंसर। बताओ कितना वर्क, देख के बोलो आंसर। पहले ये बताओ प्लस की माइनस? वर्क कैसा? प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल माइनस। ठीक है, कितना? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप जब यहाँ पे लेंथ लीजिएगा तो 12 और 6 में से 6 आया, और यहाँ लेंगे तो 2 आएगा, तो एरिया 12 आया। तो आप जो वर्क लिखिएगा वो लिखिएगा -12। यूनिट होगा एटीएम लीटर। अरे भाई एटीएम और लीटर को ही तो मल्टीप्लाई किया, तो इधर वाला एटीएम इधर वाला लीटर। अगर एटीएम लीटर में चाहोगे तो भी आंसर छोड़ सकते हो, एटीएम लीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। लेकिन अगर आप एटीएम लीटर को जूल में बदलना चाहते हैं, देखिए अगर आप क्या चाहिए, आप तो एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं बनाना चाहते। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन सब जूल में दिया है तो आप क्या करें? या तो छोड़ देंगे, नहीं तो इसको यूज करेंगे। 101.3 जूल इज इक्वल्स टू 1 एटीएम लीटर। ओके, 1 एटीएम लीटर 101.3 जूल के बराबर होता है। अगर आपको एटीएम लीटर में आंसर दिया है तो -12 एटीएम लीटर इज योर वर्क, और अगर जूल में दिया है तो -12 को फिर 101.3 से मल्टीप्लाई करो तब वो जूल है। क्लियर है? दिस इज वर्क, पीवी वर्क, पी डॉट डेल वी वर्क, आइसोथर्मल वर्क, एडियाबैटिक वर्क एंड ग्राफ से कैसे आप वर्क निकालते हैं। सब खत्म, नोट करो उसको बढ़िया। वो तो तुम लोग एक साल में कमा। अच्छा छोड़ दो, गलती हो गई। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें ऐड करने जा रहे हैं ना, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन ऑफ हीट का देखते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट देखो, वर्क की तरह थर्मोडायनामिक्स में साइन का भी हीट कन्वेंशन, साइन हीट का साइन कन्वेंशन आपको जरूरी है दिमाग में रखना। कोई भी सिस्टम अगर हीट गेन किया तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आप लोगे, और अगर सिस्टम हीट का लॉस किया तो वो नेगेटिव साइन के साथ लोगे। कहने का मतलब जहां भी आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे, एक्सोथर्मिक समझते हो ना, हीट का लॉस, तो माइनस आएगा, और अगर कहीं हम लोग के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वो प्लस के साथ होगा। जरा बताना, आइस का मेल्टिंग हीट का साइन क्या होगा? माइनस, पॉजिटिव लेंगे, प्लस, हाँ, पॉजिटिव। आइस तभी मेल्ट करेगा जब वो हीट गेन करेगा। सही है? तो एंडोथर्मिक, देन वैसे केस में आपको खुद से देखो वहां क्या लिखा रहेगा ना, आइस के मेल्टिंग के लिए 100 कैलोरी हीट का जरूरत है, तो तुमको प्लस माइनस नहीं बताएगा। बात समझा? तो अपने से साइन पुट करना पड़ेगा।
जब आइस का फॉर्मेशन हो रहा है तो 100 किलो या जो भी है 100 किलो कैलोरी हीट है ना लॉस हुआ, ऐसे वो बोल देगा। प्लस माइनस न्यूमेरिकल में तुमको खुद से लेना। तो अगर हमारा हीट का गेन है तो पॉजिटिव है, और अगर हीट का लॉस है तो नेगेटिव। नाउ कम टू द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट वन। जस्ट अ वेट, एक और टॉपिक है जिसका डिस्कशन, दैट इज इंटरनल एनर्जी। वेट पहले concept of internal energy। ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है, सपोज कोई एक ये चौक का पीसी, ये चौक का पीसी, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिस्टम है। तो इस सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है, इस सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है। अब जो जो हम आपको बोल रहे हैं समझिए। वहां सिस्टम को फॉर्म करने वाले पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, अलग अलग तरह का मोशन है, अलग अलग तरह का एनर्जी है। कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, कुछ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है, कुछ ग्रेविटेशन है, कुछ मैग्नेटिक है, कुछ रोटेशनल काइनेटिक है, एंड समथिंग समथिंग समथिंग। किसी भी सिस्टम में मौजूद जितना भी छोटा छोटा टाइप का अलग अलग तरह का एनर्जीज है, सारे एनर्जीज के सम को उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसमें काइनेटिक भी एडेड है, पोटेंशियल भी एडेड है, ग्रेविटेशन भी एडेड है, न्यूक्लियर एनर्जी भी एडेड है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी एडेड है, रोटेशनल एनर्जी भी एडेड है। कोई भी सिस्टम के अंदर मौजूद जितना भी अलग अलग तरह का एनर्जीज होता है, सारे एनर्जी का जब आप सम अप करते हैं तो उसको हम लोग उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब दो तीन चीजें सुन लो, फिर इसके बाद आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा। सुनिए, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का जब आप कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली कैलकुलेशन होता नहीं है, बोलने का बात है, तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा एनर्जीज होता है। इन सारे छोटे छोटे सारे एनर्जीज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोला यह जाता है कि आप किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कभी भी 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि इस चौक का इंटरनल एनर्जी बताओ, तो ये क्वेश्चन ही ऑथेंटिक नहीं। बात समझा? तो सर फिर ठीक है, आप बता दिए कि इंटरनल एनर्जी का एक्चुअल या एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हो सकता, फिर किसका कैलकुलेशन होता है? एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। मतलब अगर मान लीजिए इस सिस्टम का एक इंटरनल एनर्जी है, सपोज कुछ भी इसका इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी आप लिखते हो E0, इसमें एक एरर है या E1, इसमें एक एरर है प्लस माइनस x। इसी एरर की वजह से हम आपको बोले कि आप इसका एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब हम इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो भी तो उसके अंदर एरर रहेगा ही ना, जो शुरुआत में एरर तो बाद में भी है। जैसे ही आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कीजिएगा, देखिए तो x कट जाएगा और E2 माइनस E1 आ जाएगा। इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है। इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो एक्यूरेट है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, उसके अंदर एरर है। समझ में आ रहा है? तो इंटरनल एनर्जी आप किसी भी सिस्टम का एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, कारण उसके अंदर बहुत ही छोटा अलग अलग तरह का एनर्जीज होता है, सभी को एक्यूरेट कैलकुलेट करना मुश्किल। ये बात। अगला एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर किसी सिस्टम का बढ़ाएंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर किसी सिस्टम का घटाएंगे इंटरनल एनर्जी घटेगा। मेरा ये कहा गया बात तभी काम करता है जब वहां फेज का चेंज ना हो, फेज का चेंज ना हो, मतलब जो सॉलिड है वो सॉलिड में रहे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। लिक्विड में है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, सेम गैस और वेपर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड अपने आप को लिक्विड में बदल रहा है तो उस समय आप बाहर से हीट देते हैं, फेज बदलता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करता। पता चला? आपको पता है फेज चेंज हमेशा एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, फेज चेंज हमेशा एक आइसोथर्मल प्रोसेस है।
जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा है तो जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड नहीं बदलेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। बात समझा? हाँ, लैटेंट हीट जिसको तुम बोलते हो। उसी तरह अगर कोई लिक्विड वेपर बना रहा है तो जब वो लिक्विड वेपर में बदल रहा है, अंटिल कि पूरा लिक्विड वेपर ना बन जाए टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो फेज चेंज एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। उस दौरान आप हीट देते हैं, फेज बदलता है, टेम्परेचर नहीं बदलता, बट स्टिल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और घटेगा तो क्लियर है? ये इंटरनल एनर्जी होता है किसी सिस्टम का। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा लिख लीजिए सब कुछ, जगह छोड़ दीजिए सब नोट करने का। इसके नीचे लिखिए that total energy present in any system or body comma is known as internal energy, full stop. For internal energy of any system, all type of energies are involved. For example, potential energy, kinetic energy, electrical energy, gravitational energy, etc. First up, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना। Internal energy of any system cannot be calculated. Internal energy of any system cannot be calculated with 100% accuracy. Because there is so many different kind of energies are involved. So it cannot be calculated accurately. But change in internal energy of any system can be calculated accurately. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो। Internal energy of any system is extensive property. एक्सटेंसिव याद आ गया? अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर। आप ही सोचिए ना, हम आपको दो चौक दिखाते हैं, आप सोच के अपने से बताइएगा लॉजिकल। एक छोटा चौक है, एक बड़ा चौक है, क्या आप बोल सकते हैं कि दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम होगा? नहीं, जिसका बड़ा है उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, जिसका छोटा उसका इंटरनल एनर्जी कम है, लेकिन दोनों का डेंसिटी तो सेम हो सकता है ना। तो डेंसिटी वो इंट्रिंसिक,
लेकिन इंटरनल एनर्जी दोनों का अलग अलग है, जिसका मास ज्यादा उसका ज्यादा है, सो इट इज एक्सट्रिंसिक। सो क्या बोले, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, which directly depends on absolute temperature, provided there is no phase change. phase change नहीं होना चाहिए, okay? provided there is no phase change, phase में कोई change नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक लाइन और सुनना, ध्यान से सुनना। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, बीच में किस मेथड को अडॉप्ट आप किए हैं या कौन सा पाथ आप फॉलो करे हैं, इंटरनल एनर्जी को इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। बीच में आइसोथर्मल से जाओ, एडियाबेटिक से जाओ, खुद से भी जाओ, इनिशियल और फाइनल अगर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करके नीचे, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, internal energy is state function, तो थ्योरी के नाम पे तो आप बहुत कुछ डिस्कस किए, लेकिन आपको जो लोग याद रहना चाहिए वो क्या है वो देखो। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का जब लोगे तो सबसे पहला चीज cannot be calculated with 100% accuracy, ये पहला चीज, but change in internal energy is accurate, change in internal energy ये accurate होता है। अगला directly proportional to temperature, next extrinsic, अगला स्टेट फंक्शन। समझ में आया? इतना सारा चीज आपके दिमाग में रहना, ठीक है? नोट कर लो जो बचा है, फिर आगे। ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ और नहीं है, वही पर्टिकुलर चीज जो आप पहले से पढ़ के रखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ऐसे कह सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड विद चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का दो फॉर्म है, एक हीट और दूसरा वर्क। एनर्जी का फॉर्म मत बोलो, ऐसे बोलो कि एनर्जी जितने भी फॉर्म में हमारे इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज करने का दो मेथड। जैसे मेरे बॉडी और इस सराउंडिंग के बीच अगर एनर्जी का एक्सचेंज करना है तो मेरे पास दो चीज है, या तो हम अपने बॉडी से कुछ हीट निकाल के बाहर फेंक दें तो हम एनर्जी दे दिए बाहर, मेरा एनर्जी कम हो गया, या फिर हम कुछ वर्क कर दें तो मेरा एनर्जी घट जाएगा और मेरा जितना घटेगा सराउंडिंग का बढ़ जाएगा। बात समझा? तो हीट और वर्क जो दो आप चीज सीख रहे हैं ना, ये एक्चुअली सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी को एक्सचेंज करने का तरीका है। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? अब देखो, इसके हिसाब से ऐसे जाओ कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। वैसे साइंस डेवलप कर चुका है, इसमें बहुत सारी चीजें ठीक की गई हैं, लेकिन आपको इतना डीपली नहीं जाना। आप ऐसा मानिए एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। अब देखो इसको सीखने का, ये तुम्हारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल रहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, जिससे आपका न्यूमेरिकल सब सॉल्व हो।
मान लो एक सिस्टम है, इसका इंटरनल एनर्जी है E1, ठीक है। आप इस सिस्टम पे Q हीट गिवन टू सिस्टम। अच्छा, अगर आप सिस्टम को Q हीट दे दिए तो क्या इसके अंदर का एनर्जी E1 प्लस Q हो गया? ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। उसके बाद W वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब सिस्टम पे आप W वर्क भी कर दिए। अगर आप सिस्टम पे W वर्क कर दिए तो क्या अंदर का पूरा एनर्जी E1 प्लस Q प्लस W हो गया? सही है। इसका मतलब जब हम फाइनल एनर्जी लेंगे तो E1 प्लस Q प्लस W होगा, और जब इनिशियल एनर्जी लेंगे तो E1 होगा। करेक्ट है? तो जरा गौर करो, अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखें तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे। मेरा फाइनल डाटा है E1 प्लस Q प्लस W, और मेरा इनिशियल था E1, दोनों E1 कर दिया, तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम Q प्लस W लिख सकते हैं? किसी भी सिस्टम का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट और वर्क दोनों के सम पे डिपेंड करता है। सर इतना बड़ा चीज ना, अगर प्रैक्टिकली तुम थोड़ा दिमाग लगा के मेरी बातों को समझो ना तो बहुत इजी चीज। जैसे हम घर से खाना खा के आए, मेरे बॉडी को एनर्जी मिला 200 कैलोरी सपोज, और हम यहाँ काम कर दिए 120 कैलोरी, तो 80 कैलोरी क्या हुआ? मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया नहीं, 200 कैलोरी गेन किए थे, काम 120 ही किए, तो 80 कैलोरी कहाँ गया? वो मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया। सही, रिवर्स करते हैं। 200 कैलोरी घर से नाश्ता के फॉर्म में, खाने के फॉर्म में हमको मिल गया, मेरा बॉडी उसको ले लिया। अब हम यहाँ आए, थोड़ा ज्यादा वर्कलोड था उस दिन, मैंने 250 कैलोरी के बराबर वर्क कर दिया, तो 50 कहाँ से आया? मेरा अंदर का इंटरनल एनर्जी जो पहले से था उसमें कमी आया होगा। ठीक है, इतना सिंपल चलता है, इतना सिंपल चलता है। जो लोग सोचता नहीं है, खाली फॉर्मूला खेलेगा, माइनस प्लस में कंफ्यूज रहेगा, उसको ये परेशान करता है। लेकिन जो लोग सोचता, अब देखो एक दिन उपवास है, हमको कोई एनर्जी नहीं मिला, क्यों नहीं है, लेकिन हमको बैच लेना है, आए बैच लिए 400 कैलोरी खर्चा, तो मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ा कि घटा? कितना? 400। इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपको सोचना पड़ता है, तब आप कुछ काम करते हैं। ठीक है, आप जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करेंगे, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। Mathematical formulation of first law is change in internal energy is equals to plus minus Q plus minus W। बस सर ये अब क्या गया? कब हीट को प्लस लेना है, कब वर्क को प्लस लेना है, कब हीट को माइनस लेना है, कब वर्क को माइनस, ये तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना। हम लोग तो एक चीज लिए कि हाँ भाई Q सिस्टम को W सिस्टम, जो थोड़ा ना क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स में काम करना, देखो जैसे हम तुमको एक दो फिगर बनाते हैं, हम फिगर ही बना देते, लिखने में समय लगता है। यहाँ पे Q है 100 जूल और W है 60 जूल। बताओ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 40 जूल, प्लस या माइनस? प्लस, प्लस साइन मतलब बढ़ा। कोई नहीं चाहिए, कोई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, देख के बता सर। नहीं सर मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। तो देख भाई, यहाँ Q को लेगा तुम प्लस साइन के साथ, और यहाँ वर्क को लेगा माइनस साइन के साथ, तो आएगा 40। ठीक है, मैथमेटिक्स। दूसरा फिगर देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। ये एक सिस्टम है, ये हीट का वैल्यू है 37 और ये वर्क का वैल्यू है 40। बोलो चेंज इन एनर्जी चेंज इन एनर्जी तुम्हारा कहना है -77। नहीं सर बना के लिखिए। तो डेल E, बिकॉज हीट का लॉस हो रहा है -37, बिकॉज वर्क हो रहा है -40, क्या बोलता सही है? -77। तो इतना ही सिंपल ही चल रहा होता, बस आपका तरीका है कि आप इसको कैसे सोचते। अब एक क्वेश्चन लिख के बता दे आपके सामने, देखिए जैसे थोड़ा लिखा हुआ थोड़ा अलग करते हैं।
when any system gains 12 joule heat, its internal energy decreases by 40 joule. Find work. देख के बताओ, देख के बताओ। एक सिस्टम है 12 जूल हीट गेन भी किया, लेकिन फिर भी उसका इंटरनल एनर्जी 40 जूल से घट गई, 52 जूल। वेरी गुड। वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम, बाय सिस्टम। ठीक है सर, मैथमेटिकली बना दीजिए। del E is equals to Q plus W, फॉर्मूला पढ़ा? देखो 40 जूल से इंटरनल एनर्जी घटा है, तो 40 जूल लिखते हैं, गलत हो जाएगा, -40। हीट गेन किया था 12, वर्क निकालना है, ये इधर आएगा, तो क्या हम लोग का -52 आया? -52 का मतलब वर्क इज डन ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम, बाय सिस्टम। क्लियर है? इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल रखिएगा, साइन कन्वेंशन ऐसे ही यूज कीजिएगा, सोच के बनाइएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कुछ और भी है ट्रिक, हम वो भी दिखा रहे हैं, पहले इतना नोट करो फटाफट। ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट thermodynamical process, फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। देखिए आपके पास फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ये। मानिए अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में बात कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा भाई, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तब तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है ना, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है? तो 0 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो क्या Q का वैल्यू -W के बराबर होगा? क्या समझ में आया? Q उधर आ गया, W इधर आ गया। चलो थोड़ा मैथमेटिकल बात को कॉन्सेप्ट वाइज लाते। हम घर से खाना खा के आए, हमको है ना 100 कैलोरी एनर्जी मिला, मान लो। अब अगर हम यहाँ आके देखो, हम खाना खाए, हमको एनर्जी मिला तो +100, हम यहाँ आके एग्जैक्टली 100 के ही बराबर वर्क परफॉर्म करते, तो क्या मेरा अंदर का एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहेगा, तो जितना हीट गेन किए उतना वर्क कर दिए। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइए एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या सोचते हो तुम क्यू के बारे में? 0 होगा, सिस्टम ना हीट गेन करेगा ना लॉस करेगा, क्यू का वैल्यू कितना होगा? 0 पुट करो। क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट वर्क के बराबर होगा? मतलब हीट गेन ही नहीं की, जैसे हम सुबह में नाश्ता ही नहीं किया, हम खाना ही नहीं खाया, हीट नहीं की, आए यहाँ काम कर दिए। अगर हम यहाँ काम किए, मतलब हम सराउंडिंग पे काम किए, एज ए सिस्टम हम काम किए, तो वर्क नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी घटी। कोई मेरे ऊपर काम कर दिया तो वर्क पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसमें क्यों कहीं नहीं, क्योंकि प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक। क्लियर है? अगला देखिए, थर्ड आइसोकोरिक। क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। और जैसा कि आप लोग आज शुरुआत में भी हमको बताए थे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, और चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क भी 0 है। वर्क है ही नहीं, वर्क हमेशा फ्रीडम भी। तो वर्क अगर 0 है तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट बराबर होगा। बोलो सही है?
कोई काम नहीं किए, तो हीट अगर तुमको मिला तो हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, तुम अगर हीट लॉस किया तो हमारा इंटरनल एनर्जी घट गया। इसको हम लोग कभी कभी QV भी लिखते हैं। QV मतलब हीट एक्सचेंज बिटवीन, नाम सुना, QV मतलब हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QV मतलब हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV। फोर्थ, आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, जहां आप वर्क लिखते थे वहां आप P del V लिख दीजिए, सही है। आगे देखिए, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या था पंडा? जो इनिशियल स्टेट था, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करके वहीं पहुंचा, तो अगर वहीं पहुंचा तो इंटरनल एनर्जी भी इनिशियल और फाइनल सेम होगा। तो अगर सेम होगा तो चेंज जीरो होगा, और चेंज जीरो होगा तो Q और माइनस W बराबर होगा। मतलब इस केस में तुम सिस्टम को जितना भी एनर्जी दोगे, ये था तुम्हारा अलग अलग थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और उसका रोल कैसे कैसे कहां है। अब मान लो जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन कोई दे दे ऐसे, जरा क्वेश्चन देखना, इसको ध्यान से देखना। फॉर एनी सिस्टम at 27 degrees C and 4 liter, it expand isothermally to 6 liter if 10 moles of gas is present in system, then find first change in energy, second heat, change in energy and heat। आपको बोला गया चेंज इन एनर्जी और हीट निकालना। कोई बता सकता है कैसे बनेगा? कोई बता सकता है कैसे बनेगा? हाँ ठीक है, वहां से वर्क निकाल। आगे एकदम सही गया, बिल्कुल सही जगह गया। देख आइसोथर्मल है तो चेंज इन एनर्जी जीरो होगा, एक आंसर आ गया पहला वाला। अब पूछा क्यों, लेकिन क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा W। W में आइसोथर्मल में आप वर्क पढ़े ना, -2.303 nRT log V2/V1 V final by V initial। तो V2 ये रहा, V initial ये रहा, T यहाँ रहा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रहा, तो वर्क निकलेगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है 0 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है -W, मतलब माइनस, और W में तो पहले से माइनस है ना, 2.303 nRT log V2/V1। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई ऑनलाइन में।